वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हमारा ईवीएस का चैप्टर 10। तो हम ऑलरेडी हमारे इससे पहले के जितने भी 9 चैप्टर्स थे उनकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है हमारा चैप्टर 10। हमारे चैप्टर 10 का नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसके अंदर हम पर्यावरण में जितने भी प्रदूषण होता है वो सब पढ़ेंगे। तो हम आज इस वाले चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एयर, नॉइस एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे और बाकी जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन देयर इज एन अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब होता है जिसकी चाह ना हो, यानी कि जो हम ना चाहता ऐसा कुछ हो जाए। तो व्हेन देयर इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द सराउंडिंग दैट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यानी कि अगर हमारे सराउंडिंग में यानी हमारे वातावरण में कोई ऐसा चेंज होता है जो हम नहीं चाहते, जिससे कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। यानी कि सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। अ पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेस पोल्यूशन। पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट एक प्रदूषक, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदूषक, और ये वो चीज होती है जिससे पोल्यूशन फैलता भी है। कुछ भी हो सकता है, देखो हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और तुम्हारे घर का कूड़ा कचरा कुछ भी हो सकता है जिससे पोल्यूशन फैलता है, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है। Today, the problem of pollution has become a major challenge to scientists, environmentalists and humanists. आज के टाइम पे ये जो पोल्यूशन है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। यानी पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत मेजर चैलेंज बन चुका है साइंटिस्ट के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए और ह्यूमनिस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, किन किन चीजों से पोल्यूशन फैलता है। फर्स्ट हमारा सॉलिड वेस्ट एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो पहला जो हमारा सोर्स है पोल्यूशन का वो है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ठोस पदार्थ, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट होता है ना हमारा, वो। सॉलिड वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज, सॉलिड वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं द यूजलेस एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूजलेस होते हैं और अनवांटेड होते हैं। यूजलेस यानी कि जिनका कोई यूज नहीं होता है, और अनवांटेड जिन्हें हम नहीं चाहते, बेकार की जो चीजें होती हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि जो ठोस अवस्था में जो कोई प्रोडक्ट होता है जो बेकार होते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं और जो हमारी सोसाइटी में गंदगी फैलाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। द यूजलेस एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स इन द सॉलिड स्टेट डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफन डिस्कार्डेड बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के द्वारा इनको फेंका जाता है, सोसाइटी की एक्टिविटीज के द्वारा ये फैलता है और इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। Various solid waste can be categorized as follows। अब हम देखो सॉलिड वेस्ट को भी कैटेगराइज करते हैं कि इसको भी 3-4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेकंड इज डोमेस्टिक वेस्ट, थर्ड सीवेज, फोर्थ एग्रीकल्चर वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज से जितना भी सॉलिड वेस्ट फेंका जाता है वो आता है, यानी कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, उद्योगों से निकलने वाला जितना भी ठोस मटेरियल का सारा कचरा कूड़ा होता है वो सब। डोमेस्टिक वेस्ट में जो हमारे घरों से कूड़ा कचरा निकलता है, प्लास्टिक हो गया, शीशा वगैरह, ये सब हो गया। नेक्स्ट है हमारा सीवेज। सीवेज यानी कि जो भी हमारे घर से कूड़ा कचरा सब निकलता है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, यानी कि ह्यूमन का और एनिमल्स का एक्सक्रीटा। एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, जो हमारे घर से कूड़ा कचरा वगैरह सब निकलता है। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसके अंदर खेती बाड़ी में जितना भी सारा कूड़ा होता है वो सब आ जाता है, खेतों से रिलेटेड, जो खेतों से निकलने वाला कूड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है पोल्यूशन का वो है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट यानी कि देखो जैसे अभी सॉलिड वेस्ट था हमारा, तो ऐसे एक लिक्विड वेस्ट आ जाता है। लिक्विड वेस्ट यानी कि वो कचरा, वो कूड़ा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। देखो यार क्या होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है ना, वो, और डोमेस्टिक वेस्ट यानी हमारे घरों का जो कूड़ा कचरा होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है तो वो एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है वो वाटर और सॉइल पोल्यूशन का, यानी कि जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारण हो जाता है। फिर ये लिक्विड वेस्ट, लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम केमिकल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एटसेट्रा कंटेन एसिड, alkalis, oil and dissolved heavy metals which enter the river water and adversely affect the aquatic life। ये जो हमारी मतलब केमिकल फैक्ट्री से, रिफाइनरी से ये जो लिक्विड डिस्चार्ज निकलता है, लिक्विड डिस्चार्ज यानी केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसके अंदर एसिड, एल्कलाइज, ऑयल और बहुत सारे डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स होते हैं उस एक पानी के अंदर जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है। फिर ये जो पानी और ये जो होता है ये फैक्ट्रीज सब इसको रिवर में छोड़ देते हैं,
किस में छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी जो होता है बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ये जो फैक्ट्रीज होते हैं इनसे जो डिस्चार्ज निकलते हैं इसको रिवर में छोड़ देते हैं। इसकी वजह से जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और जो एक्वेटिक लाइफ होती है यानी कि इसके अंदर मछली वगैरह जितने भी पेड़ पौधे होते हैं छोटे मोटे, वो सब बहुत गंदे तरीके से अफेक्टेड होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यही समझा रहा था। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज में बी ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर। अब देखो यार, डोमेस्टिक सोर्सेज यानी कि हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, लिक्विड वेस्ट यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो हमारे घरों से डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट यानी कि ये वो वेस्ट होता है जो गैस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। द कॉमन गैसियस पोल्यूटेंट्स, अब हम अगर देखें कुछ कॉमन गैसियस पोल्यूटेंट्स वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। यानी कि वो प्रदूषक जिनसे पोल्यूशन फैलता है गैस की फॉर्म में, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और भी बहुत सारे ऐसे प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम गैसियस वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड लीथल टाइप। देखो अब गैसियस वेस्ट से जो पोल्यूशन फैलता है वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और लीथल टाइप यानी कि जानलेवा टाइप का पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी वेस्ट। तो इट इंक्लूड्स हीट एंड रेडियो एक्टिव एमिशन। तो एनर्जी वेस्ट के अंदर हीट आता है और रेडियो एक्टिव एमिशन आता है, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो जिसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है और उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है, ठीक है ना, रेडिएशंस निकल रही है, तो उसको बोल देते हैं रेडियो एक्टिव एमिशन। Radioactive emissions are most hazardous and their cumulative effects are far-reaching and damaging to the genetic makeup of living organism. तो जो radioactive emission होता है ये बहुत ज़्यादा hazardous यानी कि खतरनाक होता है and their cumulative effect, और इनका जो total effect होता है, इनकी संचित effect जो होता है इनका, वो ऐसा होता है कि बहुत दूर तक इनका effect जाता है। और genetic makeup of living organisms, genetic makeup यानी कि DNA, देखो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डीएनए से बने होते हैं। आपको पता होता है हमारे अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, जिनसे हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके बच्चों के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। ये डीएनए जीन कुछ भी बोल लो, ओके। तो क्या होता है, ये जो हमारी रेडियो एक्टिव रेज होती है, ठीक है ना, तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। पहला तो ये बहुत दूर तक फैलती है, दूसरा ये डीएनए वगैरह को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉइज एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। So unwanted sound or noise above the particular level in the atmosphere is an important pollutant. तो ऐसा unwanted sound जिसे हम सुनना ना चाहते हो या फिर शोर किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है फ्रेंड्स 2000 डेसिबल, अगर इससे ज्यादा कोई साउंड होती है तो वो नॉइज में आने लग जाते हैं। मतलब ये तो बहुत ही ऊपर लेवल बता दिया मैंने। हम ह्यूमंस जो सुन सकते हैं हम 20 डेसिबल सुन सकते हैं, इससे ऊपर अगर थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाओगे तो बहुत मतलब वो हमारे लिए फिर नॉइज की कैटेगरी में आ जाता है, और इससे ज्यादा तो हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो ये आ जाता है कि मतलब इससे आगे तो आदमी डेफ हो जाएगा। अगर उन्होंने इससे ज्यादा का साउंड सुन लिया, इससे ज्यादा इंटेंसिटी की आवाज सुन ली, तो एक आदमी बहरा हो जाएगा, उसके कान खराब हो जाएंगे। जो ईयर ड्रम्स होते हैं हमारे ईयर के अंदर वो रप्चर हो जाएंगे। तो अनवांटेड साउंड या फिर नॉइज किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर का भी जो शोर होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एक बहुत ही जरूरी पोल्यूटेंट होता है, यानी कि प्रदूषक होता है, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन फैलता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ रेडियस, यानी कि अगर हम लगातार यूज करते रहते हैं रेडियोस का, ट्रैफिक हॉर्न, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, तो ये सब क्या होता है, ये नॉइज पोल्यूशन के कुछ कॉमन सोर्सेज हैं। एरोप्लेन एंड सुपरसोनिक जेट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस नॉइज। एरोप्लेन या फिर जो जेट्स होते हैं ये भी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं ऑफ हाई इंटेंसिटी, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, विच में समटाइम्स, जिनकी वजह से कभी कभी ईयर ड्रम्स जो होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं एंड कॉज इरिपेरेबल डैमेज, यानी कि एक ऐसा डैमेज होता है हमारे ब्रेन को जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। इरिपेरेबल यानी कि जो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नुकसान होता है हमारे दिमाग को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो अब हम देखो हम ना एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स इस वक्त, तो हम अभी देखेंगे एयर तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें हम प्रदूषकों का, यानी कि जितने भी प्रदूषक होते हैं वो चीजें जिनसे पोल्यूशन फैलता है, तो अब हम उनका नेचर देखने वाले। तो नेचर पर डिपेंड करते हुए ये 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो सब्सटेंसेस
जो डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। So biodegradable, those substances which can be decomposed naturally in the presence of microorganisms, यानी कि अगर आप उन्हें मिट्टी में दबाते हो तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करा देते हैं, तो उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब इसके एग्जांपल से कुछ, एनी ऑर्गेनिक वेस्ट, लीफ लिटर यानी कि जो पत्तियों का वेस्ट होता है, सड़ी गली पत्तियां जो होती है वो सब। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं दोज सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, यानी कि वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ गल जाना, जो ऐसा नहीं कर सकते, और ब्रेक डाउन या फिर टूट जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ना तो डिकम्पोज हो सकते हैं और ना ही ब्रेक डाउन हो सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं प्लास्टिक, मेटल और एटसेट्रा, यानी कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब आ जाते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन को आप न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। देखो, अगर हमारी एयर के अंदर कोई फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज होता है तो उसको बोल देते हैं हम एयर पोल्यूशन। तो ये एक आपकी डेफिनेशन हो गई जो आपको बुक ने दी है, ठीक है। इट इज द कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित करण, यानी कि किसी चीज का गंदा होना, दूषित होना। सो इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर। तो एयर का दूषित करण होता है बाय हार्मफुल गैसेज, यानी एयर को गंदा करती है हार्मफुल गैसेज, डस्ट एंड स्मोक, जो कि अफेक्ट करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को ड्रास्टिकली, यानी कि बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदे रूप में ये जो गंदी हवाएं है हम लोगों को अफेक्ट करती है। कैटेगराइजेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो अब हम एयर पोल्यूटेंट्स को कैटेगराइज करेंगे, यानी कि कुछ कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी ऑरिजिन, यानी कि जो एयर पोल्यूटेंट्स है इनका उदय किस तरीके से हुआ, उद्गम, ऑरिजिन को बोलते हैं उद्गम। इनका ऑरिजिन किस बेस पे हुआ है, कैसे इनका ऑरिजिन हुआ है, तो ऑरिजिन के बेस पे हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकंड हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स those which have their own origin and have direct emission into the atmosphere। तो इसके अंदर वो वाले एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं जिनका खुद का ऑरिजिन होता है और वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर एमिटेड किए, मतलब जिनका एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एमिशन होता है। एग्जांपल से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखो अगर आपने आग लगाई, आग से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मोनोऑक्साइड निकली, तो ये सब क्या हो गया, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आग लगाने से निकले हैं। तो इसके एग्जांपल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें आता है दोस विच आर डिराइव्ड, जिन्हें डिराइव किया जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से। डिराइव का मतलब होता है निकालना। जिन्हें प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से जो निकलते हैं वो होते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल है O3 यानी कि ओजोन, एंड PAN पैन यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। तो ये इसके एग्जांपल से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के। ये खुद से इनका ऑरिजिन नहीं होता है, ये डिराइव होते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के। नेक्स्ट जो हमारा हमने कैटेगराइजेशन किया है वो हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे किया है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। तो उसमें भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि दोस विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जांपल है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आ जाते हैं विच आर हैविंग मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि इनके अंदर मिक्स्ड फॉर्मेशन होते हैं कंपाउंड्स की, कार्बन, हाइड्रोजन। मतलब मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब मिक्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब इसमें मिक्स होते हैं बट कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब इसमें एग्जांपल आ गया कार्बोनेट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो हमने कैटेगराइजेशन किया है वो हमने किया काइंड ऑफ मैटर। तो इसके बेस पे भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट है गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड है हमारा साइज सेग्रीगेटेड पार्टिकल्स। तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं, इसके एग्जांपल्स है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो इन्हें मैं आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी VOC। तो ये क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग वेपर प्रेशर, यानी कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर जो होता है वो 0.1 mmHg होता है। Hg का साइन होता है मरकरी, यानी कि मिलीमीटर मरकरी।
एंड वेपराइज एट और लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिनका वेपर प्रेशर तो होता है 0.1 mmHg, जो वेपराइज हो जाते हैं, जो भाप बन जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर या फिर इससे कम डिग्री, मतलब इससे कम टेम्परेचर पर ये वेपराइज हो सकते हैं, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारा साइड सेग्रीगेटेड पार्टिकल्स। तो देखो इस बारे में आएंगे हमारे सब पार्टिकल्स, डस्ट हो गया ना, तो एरोसोल, मतलब कोई भी ऐसी सब चीज जो पार्टिकल फॉर्म में होता है, जिसके कण होते हैं जो पार्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ऐसे कण, छोटे छोटे कण, रेत वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें वो आते हैं। सो साइड सेग्रीगेटेड पार्टिकल्स इन माइक्रोमीटर साइज, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये माइक्रोमीटर साइज में होते हैं, इनका रेंज होती है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक, और इसके एग्जांपल है डस्ट, एरोसोल, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, यानी कि वो सारे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हो सकते हैं, यानी सस्पेंड करते हैं, यानी कि हवा में तैरते हैं, हवा में रहते हैं, तो वो सारे पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है, अब हम देखेंगे एयर पोल्यूशन होने के क्या क्या कारण होते हैं। So first हमारा burning of fossil fuels. The combustion of fossil fuels emits a large amount of sulfur dioxide. देखो combustion का मतलब होता है जलाना, ठीक है ना। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनसे बहुत ज्यादा अमाउंट निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन। अगर हमारे फॉसिल फ्यूल्स का जो है इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जले, अभी आधे जले हैं, तो उनसे निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस, जिससे कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली हमारे लिए, और इससे बहुत ही ज्यादा गंदे वाला एयर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है हमारा जो सोर्स है, मतलब कॉज है हमारे एयर पोल्यूशन का, वो ऑटोमोबाइल्स में सारे हमारे व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं। द गैसेस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सच एज जीप्स, ट्रक्स, कार्स, बसेस एटसेट्रा पोल्यूट द एनवायरनमेंट। देखो यार, हमारे व्हीकल्स से जितनी भी गैसेस निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। These are the major source of green house gases। और ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं ये एक बहुत बड़े मेजर सोर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के। हमारी कार वगैरह, हमारे व्हीकल्स से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा निकलती हैं, एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिजीजेस अमंग इंडिविजुअल्स, और जिसकी वजह से जो होती है बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती है, लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आजकल के जो हमारे व्हीकल्स का इतना धुआं हो रहा है, इससे ना आपने एक बात नोटिस की होगी, आजकल हर फैमिली में किसी न किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीज कोई ना कोई जरूर होगी। अस्थमा आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉमन डिजीज हो गई है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है ड्यू टू पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस गैसेस एमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखो क्या है यार, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी खेती कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डाला, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स डाले और भी बहुत कुछ डाला ताकि मेरी फसलें अच्छी हो जाए, उसमें कीड़े ना लगे, वो काफी अच्छी मेरी फसल हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया एक गैस प्रोड्यूस होती है, और वो अमोनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, हर किसी के लिए वो जो अमोनिया है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, और ये जो गैस है फिर एयर पोल्यूशन फैलाती है। समझ गए होंगे आप लोग। So the insecticides, pesticides and fertilizers emit harmful chemicals in the atmosphere and contaminate it। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स को हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, और जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है और एयर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल्स। देखो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो है ना बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, एंड दीज आर रिलीज्ड इनटू द एयर, और इन्हें एयर में छोड़ा जाता है, जिससे कि हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है, डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी। ये जितनी भी गैसेस छोड़ी जा रही है हवा में, हमारी हवा से बहुत ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग का मतलब ये होता है खनन, यानी कि खुदाई की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब। इन द माइनिंग प्रोसेस द मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड। देखो माइनिंग प्रोसेस यानी खुदाई की जो खान वगैरह की जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, अर्थ के नीचे जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। द डस्ट एंड केमिकल्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट ओनली पोल्यूट द एयर। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डस्ट और केमिकल्स ही नहीं है जो निकलते हैं, मतलब
इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये जो डस्ट और केमिकल्स है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एयर को पल्यूट ही नहीं करते हैं, बल्कि इनकी वजह से जो वर्कर्स और जो आसपास में रहने वाले लोग होते हैं इनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाती है, इनकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ये डस्ट और केमिकल्स। मेरे कहने का मतलब ये है जब कहीं खुदाई होती है कि उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जितना भी कूड़ा कचरा केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैलता है। नेक्स्ट हमारा है डोमेस्टिक सोर्सेज, यानी कि जो हमारे घर से कूड़ा कचरा वगैरह सब निकलता है, सब हो जाता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंट्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स। देखो क्या होता है, हमारे घर से जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, आप फिनाइल वगैरह का यूज करते हो, हार्पिक्स वगैरह का यूज करते हो, ठीक है ना, तो इनके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। एंड पेंट्स, अब जो हमारे घर में जो पेंट होता है गेट वगैरह पे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि एयर के अंदर रिलीज होते हैं। एंड द स्मेल फ्रॉम द न्यूली पेंटेड वॉल्स इज द स्मेल ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन द पेंट्स। आपने देखा होगा आपके घर पे जब कभी नया नया पेंट होता है दीवारों पर तो कितनी स्मेल आती है, मतलब तो वो जो स्मेल होती है वो केमिकल्स की स्मेल होती है और वो जो स्मेल होती है उससे एयर पोल्यूशन फैलता है। कई लोग होते हैं जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और उन लोगों को बीमारियां भी लग जाती है, मतलब किसी किसी को तो इतनी ज्यादा छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, वो ना उन लोगों के लिए एलर्जिक हो जाता है वो। इट नॉट ओनली पल्यूट्स द एयर, अब ये जो केमिकल्स निकलते हैं जिनसे स्मेल निकलती है, अब ये सिर्फ और सिर्फ एयर को ही पल्यूट नहीं करता है लेकिन ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करता है, यानी कि लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। अब ऐसे कौन से प्रदूषक है जिनसे ज्यादातर हवा में मतलब एयर पोल्यूशन फैलता है, तो वो कुछ मैं आपको बता देती हूँ। एरोसोल्स एंड ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि वो चीज जो पार्टिकल फॉर्म्स में होती है, डस्ट हो गई, ठीक है ना, ऐसी चीजें। एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है। अब हम देखने वाले हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे, हम उन मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स, यानी कि हम व्हीकल्स को यूज करना अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का कंबशन नहीं होगा तो गैसेस नहीं निकलेंगी हार्मफुल, तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। हम कार पूल वगैरह कर सकते हैं या फिर बाइक पूल, जो आपने सुना होगा। कार पूल क्या होता है, अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कार वगैरह शेयर करना। अगर आप एक एरिया से 4-5 फ्रेंड्स जा रहे हो किसी जगह पे, तो अपना अपना व्हीकल ले जाने की बजाय किसी एक के व्हीकल में, किसी एक की कार में आप सब एक साथ बैठ के चले जाओ, तो इसी को बोल देते हैं कार पूल। तो आप कार पूल की हेल्प से भी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि अगर हम ऊर्जा के जितने भी हमारे सोर्सेज है उनको बचाते हैं तो इससे भी हमारा एयर पोल्यूशन कम होएगा। तो स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज CFLs, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, बर्न करना स्टॉप कर देते हैं और CFLs का यूज करते हैं तो इससे भी एयर पोल्यूशन काफी कम होता है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा मैक्सिमम घरों में CFL या फिर LED यूज हो रही है, अब तो CFL भी बंद हो गई है, LEDs यूज होती हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना जिनसे पोल्यूशन ना फैलता। वही फॉसिल फ्यूल्स की बजाय किसी ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना जैसे कि CNG, पेट्रोल डीजल की बजाय हमने CNG को यूज किया बिकॉज CNG इज क्लीन एनर्जी रिसोर्स, उससे ज्यादा मतलब उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। नेक्स्ट इज बाय मिनिमाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फायर एंड फायर प्रोडक्ट्स। हम आग या फिर आग के जो फायर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको कम यूज करके या फिर उनको यूज ना कर एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो क्या होता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो होता है बहुत बड़ा एक कारण होता है पोल्यूशन का, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर इसको यहीं पे ट्रीट करके भेजा जाए, यानी कि यहाँ पे इसको साफ करके हवा में छोड़ा जाए इस हवा को, और यहीं पे इसको इस पोल्यूटेंट को यहीं पे ट्रीट कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए फैक्ट्री लेवल पर ही, तो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज इज टू मॉडिफाई एंड मेंटेन एक्जिस्टिंग पीसेज ऑफ इक्विपमेंट सो दैट द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इज मिनिमाइज्ड। देखो यार क्या होता है, कई बार कई फैक्ट्रीज के अंदर इतनी पुरानी मशीन्स हो जाती है, इतने पुराने इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, आधा पोल्यूशन तो उन्हीं से फैल जाता है। तो कंपनीज को भी और फैक्ट्रीज को भी ये करना चाहिए कि उन्हें अपने जितनी भी पुरानी मशीनें होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, उनके टाइम टू टाइम उन्हें सर्विसेज कराते रहनी चाहिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन काफी हद तक कम होता है। ट्री प्लांटेशन, अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो भी हम काफी हद तक एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नॉइस पोल्यूशन। So regular exposure to a higher sound level that impacts humans and other living organisms is known as sound pollution। तो देखो
अगर कोई ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको रेगुलर एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि वो मतलब उसकी जो डेली लाइफ बीत रही है वो डेली लाइफ है उसकी बहुत ज्यादा हाई लेवल साउंड इंटेंसिटी में जा रहा है, उसके आसपास बहुत शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, हर टाइम इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी और उसको क्या बोलेंगे, साउंड पोल्यूशन। यानी कि देखो यार इतना ज्यादा शोर मच रहा है, अगर आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा शोर मचता है, शोर हो रहा है, तो उसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। और अगर उससे आप अफेक्टेड भी हो रहे हो, मतलब उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी वो साउंड पोल्यूशन है। यानी कि देखो एक तो होता है शोर हो रहा है लेकिन उससे किसी को ज्यादा इतना मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों के लिए नॉर्मल है, लोग उसे सहन कर पा रहे हैं, तब वो आपके लिए नॉइज पोल्यूशन में नहीं आएगा। बट अगर वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा और लोगों को उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तब जाके वो नॉइज पोल्यूशन में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। साउंड इंटेंसिटी हैज बीन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। अब देखो ये जो हमारी साउंड इंटेंसिटी होती है इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल की टर्म्स में। मैंने आपको पहले बताया भी था 20 डेसिबल 2000 डेसिबल्स, तो डेसिबल्स की फॉर्म में हम बताते हैं साउंड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉजेस, यानी कि क्या क्या कारण है हमारे नॉइज पोल्यूशन के। सम ऑफ इट्स मेजर कॉजेस, देखो अब इसके मेजर कॉजेस देखे जाए तो व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन्स, लाउड स्पीकर, क्रैकर्स एक्सेट्रा। When used at high volume, some other appliances, अगर हम हाई वॉल्यूम पर कुछ अदर एप्लियंसेस को भी यूज करते हैं तो वो भी नॉइज पोल्यूशन में अपनी भागीदारी देते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर को ले लो तो उनसे भी बहुत ज्यादा शोर होता है अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है तो। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा एड टू द नॉइज पोल्यूशन। अगर कहीं खुदाई चल रही है या फिर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इनसे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये मैंने कॉजेस बता दिया आपको। नेक्स्ट अब हमारा है टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ट्रांसपोर्ट नॉइज, नेबरहुड नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज। ट्रांसपोर्ट नॉइज यानी कि जितना हमारा व्हीकल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो नॉइज होता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट नॉइज। इतना ज्यादा लोग हॉर्न्स बजाते हैं, हॉकिंग करते हैं, इतना ज्यादा हॉर्न्स को जो ट्रैफिक के दौरान हॉर्न्स बेफालतू लोग बजाए चले जाते हैं, हॉर्न पे हाथ रख के भूल जाते हैं यार कि क्यों इतना बजा रहे हो, तो इससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये हो गया कि हमारा ट्रांसपोर्ट नॉइज। सेकेंड है हमारा नेबरहुड नॉइज। नेबरहुड नॉइज यानी कि आसपास का आपको जो भी नॉइज है, ठीक है ना, आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ भी हो रहा है, या फिर आपके घर में जो शोर हो रहा है, आपके घर के टीवी का शोर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर का शोर हो गया, ठीक है ना, ये जो सब आ जाता है ये हो जाता है आपका नेबरहुड नॉइज में। इंडस्ट्रियल नॉइज के अंदर आपकी फैक्ट्रीज का जो नॉइज होता है वो सब आ जाता है इंडस्ट्रियल नॉइज में। तो ये 3 टाइप थे। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कि नॉइज पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, मतलब अगर बहुत ज्यादा शोर में आप लोग रहते हो तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। हियरिंग लॉस हो सकता है आपका, यानी कि आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है रात भर आपको नींद ही ना आए। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, यानी कि आपको हार्ट से रिलेटेड भी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट डैमेज ब्रेन, अगर बहुत ही ज्यादा शोर होता है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना वो भी डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन सेल्स, तो ये भी डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट इज साइकेट्रिक इलनेस। साइकेट्रिक इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी जब कभी किसी को हो जाती है तो अगर बहुत ज्यादा शोर में आप रहते हो तो मानसिक बीमारी के भी शिकार आप हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स थे। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को अब हम कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हॉकिंग इन पब्लिक प्लेसेस लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा शुड बी बैन। देखो यार, टीचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास, हॉस्पिटल्स के आसपास जो है हॉकिंग को लोगों, मतलब गाड़ी के जो व्हीकल्स के जो हमारे हॉर्न्स होते हैं उनको नहीं बजाना चाहिए, ये बैन होना चाहिए। तो इससे भी क्या है, नॉइज पोल्यूशन काफी कम होगा। देखो क्या होता है, अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास बहुत ज्यादा हॉकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा हॉर्न्स बजा रहे हो अपने व्हीकल्स के, ऐसा हो सकता है उस हॉस्पिटल में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हो और उसको आपके हॉर्न्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हॉस्पिटल के आसपास अपने व्हीकल्स के हॉर्न्स नहीं बजाने चाहिए। सरकार ने बैन भी किया हुआ है काफी हद तक, बट लोग फिर भी नहीं मानते हैं। इन कमर्शियल, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एडिक्वेट साउंड प्रूफ सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड। कमर्शियल या फिर हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में क्या होना चाहिए, साउंड प्रूफ सिस्टम्स जो है उनको इंस्टॉल करके रखना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, जिससे साउंड पोल्यूशन को काफी कम किया जा सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड शुड बी कंट्रोल टू डिजायरेबल लिमिट्स, यानी कि अगर आप कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं तो उनकी जो साउंड है वो एक डिजायरेबल लिमिट में होनी चाहिए जो कि कानों को अच्छी लगे, शोर ना लगे। फॉर डेंस ट्री कवर, अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन काफी कम होता है, तो अगर मतलब ट्रीज प्लांटेशन कीजिए,
प्लांट नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, उससे एयर पोल्यूशन भी कम होता है, और उससे ट्रीज प्लांटेशन से सारे टाइप के पोल्यूशन कम होता है। सो वो तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है वो तो। किसी भी पोल्यूशन का अगर आप प्रिवेंशन लिखते हो, कंट्रोल लिखते हो, तो ट्रीज प्लांटेशन मस्ट पॉइंट आ गया आपका। एक्सप्लोजिव शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेनियस एंड माइनिंग एरियाज। एक्सप्लोजिव्स यानी कि बम्स वगैरह जो होता है, बम्स जो होते हैं ना, बम्स, ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो फटती हैं, तो इनका यूज नहीं किया जाना चाहिए फॉरेस्ट में या फिर पहाड़ी वाले इलाके में या माइनिंग एरियाज में। बॉम्ब्स वगैरह का यूज नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ओल्ड एंड साउंड प्रोड्यूसिंग मोटर व्हीकल्स, यानी कि ऐसे पुराने व्हीकल्स जो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा साउंड निकलती है, रोड पर उन्हें बैन कर देना चाहिए, जिससे भी हमारा नॉइस पोल्यूशन काफी कम होगा। एयरपोर्ट जो है वो रेजिडेंशियल एरिया से, यानी कि रिहायशी इलाकों से एयरपोर्ट काफी दूर होने चाहिए, क्योंकि अगर एयरपोर्ट्स काफी पास होंगे तो उनसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साइलेंस जोन जो है वो हॉस्पिटल्स के आसपास बनाए जाने चाहिए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के आसपास भी साइलेंस जोन होना चाहिए, यानी कि वहां पे हॉर्न्स बनाना सख्त 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 बना हो। नेक्स्ट हमारा मिडनाइट एयरक्राफ्ट फ्लाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड या फिर मिनिमाइज्ड। देखो रात के टाइम पे जितनी भी एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स होती हैं उन्हें या तो कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे इतना ज्यादा शांति हो जाती है ना, लोग सो जाते हैं, तो थोड़ा सा शोर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन, इसको हिंदी में वो भी बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है ना। न्यूक्लियर पोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन को रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन भी बोलते हैं। It's the deposition of or presence of radioactive substances on surfaces or within solids, liquids or gases, including the human body. न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है डिपोजिशन या फिर प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की किसी सरफेस पर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर किसी गैस के अंदर अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय रेडिएशन एंड रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोल्यूशन। एक और डेफिनेशन मैंने दी है आपको, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैल रहा है रेडिएशन के थ्रू या फिर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स के थ्रू, तो उसको बोल देते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा कॉजेज ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, यानी कि हमारे रेडियोएक्टिव पोल्यूशन के होने के क्या क्या कारण है। तो उसमें फर्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, भोपाल गैस त्रासदी एक एग्जाम्पल है। आप लोगों ने सुना होगा उस टाइम पे जो एक न्यूक्लियर प्लांट था उसमें एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि एक छोटी सी जगह से गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया था। सो वही इसमें दिया है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। अगर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स में कोई छोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी रेडियोएक्टिव पोल्यूशन हो जाता है। द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो इतना ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह का अगर हम यूज करते हैं तो उससे भी रेडियोएक्टिव पोल्यूशन फैलता है। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं इनका यूज किया जाता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसे वेपन के तौर पे जो बहुत बड़ी जगह पे डिस्ट्रक्शन फैलाता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। अगर हम रेडियो आइसोटॉप्स का भी यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी रेडियोएक्टिव पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट इज माइनिंग। देखो यार, अगर किसी जगह खुदाई करी जा रही है और नीचे मिल गया आपको यूरेनियम जो होता है ये एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है ना। तो अगर ये माइनिंग के दौरान आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा यूरेनियम भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिवेशन यानी कि रेडिएशन फैलाता है, जिसकी वजह से भी न्यूक्लियर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है स्पिलेज ऑफ रेडियोएक्टिव केमिकल्स। देखो यार, अगर कोई रेडियोएक्टिव केमिकल है वो गिर गया या फिर लीकेज हो गई, इसकी स्पिलेज हो गई, तो उससे भी न्यूक्लियर पोल्यूशन फैलता है। टेस्ट ऑन रेडिएशन। देखो अगर आप कोई रेडिएशन के ऊपर कोई टेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, रेडिएशन से रिलेटेड कोई टेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी वजह से न्यूक्लियर पोल्यूशन हो सकता है। कॉस्मिक रेज एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। देखो कॉस्मिक रेज जो होती हैं ये नेचुरल रेज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन यानी कि न्यूक्लियर पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। देखो जब हम कभी न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, अगर हमें जैसे यूरेनियम है, हमें जो न्यूक्लियर प्लांट अपना जो भी हमें अपना बनाना था हमने बना लिया अपना, ठीक है ना, वेपन हमने अपना बना लिया न्यूक्लियर वेपन। अब हमारे पास थोड़ा बहुत यूरेनियम बच गया, हम चाहते हैं उसको हैंडल करना, उसको डिस्पोज करना। अगर हमने उसकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं की, हमने उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है रेडियोएक्टिव पोल्यूशन का। और इसको डिस्पोज करने का तरीका क्या होता है, किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करने का तरीका होता है उसको एक
बॉक्स में डालकर, वो जो बॉक्स होता है ना वो भी इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के लिए। तो क्या होता है, उनको बॉक्स में डालकर या तो समुद्र में बहुत ही नीचे दफना देते हैं, फिर जमीन में बहुत ही नीचे दफना देते हैं। तो एक इसको डिस्पोज करने का वन ऑफ द कॉमन मेथड जो मैंने आपको बताया ये है। अब हम देखने वाले न्यूक्लियर हैजार्ड्स या फिर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन। देखो यार, ये जो टॉपिक है ना आपको न्यूक्लियर हैजार्ड्स या फिर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी है, तो मैं इसको यहीं पे कवर करके चल रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये वाला टॉपिक आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। आपके चैप्टर का नाम ही, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपको न्यूक्लियर हैजार्ड्स है, तो यही सब बताना है मुझे आपको, न्यूक्लियर पोल्यूशन से होने वाले क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, क्या क्या खतरे होते हैं, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं यहीं पे बता के चल रही हूँ आपको। मैं नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी इसे, तो अब यहीं पे क्लियर कर लेना आप सब लोग। सो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू रेडियोएक्टिव वेस्ट। आप लोगों ने सुना होगा जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन हुई थी, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए थे वो बहुत ही ज्यादा अपंग यानी कि विकलांग पैदा हुए थे। वहाँ के लोग ही, मतलब आज के टाइम पे भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बेचारों उनमें काफी ज्यादा डिफेक्ट्स मिलते हैं, तो उसको बोलते थे जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि उनके डीएनए में अगर कोई कमी हो जाती है तो उसको जेनेटिक म्यूटेशन बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है न्यूक्लियर पोल्यूशन का, अगर कभी न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है तो उससे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सोइल इनफर्टिलिटी। देखो यार, न्यूक्लियर पोल्यूशन की वजह से ना सोइल इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी कि हमारी जो मिट्टी होती है ना उसकी जो उपजाऊता होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब ये सोइल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, देखो आपने डिस्पोज कर दिया, ठीक है ना, मिट्टी में दबा दिया, लेकिन आपने उसको अच्छे से कवर नहीं किया या फिर कोई ना कोई कमी रह गई है, तो लीकेज हो जाती है। तो लीकेज की वजह से जो हमारी मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है और वो एक बंजर जमीन बन जाती है। नेक्स्ट है रेडिएशन सिकनेस। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन का एक इफेक्ट ये भी है कि रेडिएशन सिकनेस हो जाती है, यानी कि लोगों को रेडिएशन से इतनी ज्यादा बीमारियां फैलने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है फीटसेस आर अफेक्टेड विद बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं फीटसेस, देखो जब छोटा बच्चा मदर के वोम्ब में होता है, ठीक है ना, और पैदा नहीं होता, वो कुछ सेल्स का होता है, यानी कि 32, 48 कुछ ऐसे सेल्स का बना होता है, तो उसको फीटस बोलते हैं। या फिर मैं आपको बोलूँ जब तक वो मदर के वोम्ब में है तो उसको फीटस बोलते हैं। तो वो कुछ जन्म डिफेक्ट्स के साथ पैदा होता है, वो पैदा ही होता है कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जो उसे पैदाइशी मिलते हैं। कैंसर भी हो सकता है उसको, एंड दे में ऑल्सो हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, और ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफी छोटा हो सकता है, तो कुछ ये भी इफेक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट डाइज एंड शोज सम जेनेटिक चेंजेस एंड स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट्स जो होता है वो मर भी जाते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन की वजह से, उनके अंदर भी जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं और उनकी हाइट भी छोटी रह जाती है। नेक्स्ट है सेल डिस्ट्रक्शन। देखो न्यूक्लियर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी बन जाती हैं। नेक्स्ट इज बर्न। न्यूक्लियर पोल्यूशन की वजह से बर्न यानी कि जलना, ये भी बहुत ही कॉमन होता है। ऐसा लगता है जैसे स्किन जल रही है, ऐसे पैचेस हो जाते हैं पूरी बॉडी में, एलर्जी टाइप बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगल के जो पूरा जीवन है उस पर भी बहुत ही बुरा वाला असर पड़ता है। तो ये मैंने कुछ आपको न्यूक्लियर हैजार्ड्स बता दिए, न्यूक्लियर बताने के इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोटेक्टिव मेजर्स, यानी कि अब इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट, यानी कि रेडियोएक्टिव वेस्ट जो भी होता है अगर आप उसको प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हो तो आप इसको न्यूक्लियर पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। सेकेंड इज प्रॉपर लेबलिंग, यानी कि इट इज नेसेसरी फॉर एनी मटेरियल विद रेडियोएक्टिव कंटेंट टू बी लेबल्ड एंड द नेसेसरी प्रिकॉशंस एडवाइज्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द लेबल। देखो यार, अगर कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगाया जाए कि उस कंटेंट का मतलब कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और ये क्या है और इसके क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे इसको हैंडल करते वक्त, तो ये सब आपको लेबलिंग करनी है, प्रॉपर लेबलिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। थर्ड है बैनिंग ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि देखो न्यूक्लियर टेस्ट होता है, आप सुन रहे होंगे चीन ने आज ये वाला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसने ये वाला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, तो इस पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट हमारा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। देखो यार, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की जगह अगर हम कोई और एनर्जी सोर्स यूज करें तो इससे तो न्यूक्लियर पोल्यूशन फैलेगा ही नहीं, तो हाँ ये भी एक तरीका है कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रॉपर स्टोरेज। देखो यार, स्टोरेज करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी आपको यूरेनियम नाम का एक वो बताया था ना मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल, यूरेनियम को आपको पता है स्टोरेज करने में कितनी दिक्कत होती है, बिकॉज इसे स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको प्रॉपर कवर करके रखना पड़ता है बहुत ही ज्यादा। अगर ये हल्का सा भी एयर के कांटेक्ट में आता है कुछ भी, एक तो एक्सप्लोजिव हो जाता है, ऊपर से इतनी ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है ना कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इनकी प्रॉपर स्टोरेज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा रीयूजिंग, यानी कि देखो यार,
थोड़ा बहुत यूरेनियम या फिर अगर कुछ बचा भी है, देखो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा हैवी मेटल यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई यूरेनियम बच गया या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल आपका बच चुका है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसको डिस्पोज करने के बजाय फिर से फेंकने के बजाय इधर उधर, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं किसी भी चीज में, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है। 7th होता है प्रिकॉशंस एट द पर्सनल लेवल, यानी कि आप अपने पर्सनल लेवल पर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आप रेडियो एक्टिव जोन में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से काफी दूर रहकर काम करें। अगर आप उसके पास रहकर काम करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। अगर आप उसके दूर होकर काम करेंगे तो आप उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे आप उनको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आप पर्सनल लेवल पर भी काफी हद तक प्रिकॉशंस लेने चाहिए न्यूक्लियर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो यार ये कुछ हमारे मैंने आपको टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और न्यूक्लियर पोल्यूशन क्लियर कर दिया। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये हमें चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिकॉज इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ आ रहा है या फिर कुछ भी, मतलब काफी अच्छा फील होता है। बट अगर आपको कोई भी डाउट भी है या फिर आपको कुछ समझ नहीं भी आया और आपको लग रहा है कि नहीं यार आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, कुछ डाउट है आपको, आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाने के तरीके में भी चेंजेस कर सकती हूँ और आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. See you in the next video.